देखो, लास्ट 2 क्लासेस का जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया है, उसमें दो चीजें उसमें दो चीजें आती हैं। पहली चीज है हिस्ट्री ऑफ मास कम्युनिकेशन। अपना दीदी तुम करो। तो मेरे पास वीडियो नहीं आया। मेल एक बार देख लो दोबारा। अभी क्या आया है? ही नहीं। अभी क्या है? हिस्ट्री ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। करना है हमको। बेटा तुम क्लास लेने दोगे? ठीक। हिस्ट्री ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया पहली चीज हमने देखी थी। और अभी मॉडर्न इंडिया की बात करें, यानी 1780 ऑनवर्ड्स। अब देखो, दूसरा जो है, हमने किया था पीसीआई के बारे में, 2 वीडियोज आपके पास गए हैं। दूसरा क्या है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, तो एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको 2 मिनट में। ठीक है? तो इसकी शुरुआत होती है, अगर हम आधुनिक काल की बात करें, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको पहले से लेके चलता हूँ। कुछ और चीजों की याद कर लेते हैं कि अगर हम भारत में बात करें मास कम्युनिकेशन की, तो प्राचीन भारत में भी लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके रहे हैं। ठीक है? तो पहले जो लोग थे पत्र भेजते थे। ठीक है? पहले क्या भेजा जाता था? पत्र, लेटर भेजा जाता था। दूसरी चीज क्या जाती थी? पहली चीज आपका लेटर हो जाता था। ठीक है? चिट्ठियां जाती थी लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। इसके अलावा डुगडुगी, यानी समझ लो कि ढोल बजा के लोगों को जानकारी दी जाती, लोगों को इकट्ठा किया जाता था। और जो राजा के ऑर्डर होते थे उसे सुनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त, जैसे मौर्य काल की अगर हम बात करें, तो मौर्य काल में शहर में जगह जगह पे सूचनाएं लोगों को देने के लिए पत्थर के स्टैंड बने हुए थे। पत्थर के स्टैंड बने हुए थे। ठीक है? क्लियर है चीज? पत्थर के स्टैंड बने हुए थे, उनके ऊपर ताम्रपत्र पे या कपड़े पे लिख के सूचनाएं लगा दी जाती थी, जिसे लोग पढ़ते थे। लेकिन ये सब क्या होता था? अस्थाई होता था, ये सब अस्थाई नहीं होता था। क्लियर है चीज? ये सब क्या होता था? अस्थाई होता था। इसके बाद, इसके अलावा अस्थायी रूप से सूचनाओं को देने के लिए पत्थरों के ऊपर सूचनाएं उत्कीर्ण की जाती थी, पत्थरों के ऊपर सूचनाएं लिखी जाती थी, जिसे अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पूरा अभिलेख, या पत्थर पे बने हुए अभिलेख कहते हैं। तो अशोक के बहुत से अभिलेख हैं। अशोक के पहले के राजाओं के भी अभिलेख हैं, जिसके माध्यम से वो जनता को आदेश देते हैं, जनता को अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं, जनता को ये बताते हैं जनता को क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अतिरिक्त अशोक के बाद के काल में अगर आप देखोगे, तो गुप्त काल में भी इस तरह के अभिलेख लिखे गए हैं, प्रशस्ति लिखे गई हैं। जैसे इलाहाबाद की जो प्रयागराज की प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, उसमें जिक्र आता है कि समुद्रगुप्त ने भारत के कितने बड़े हिस्से का विजय किया था। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र की प्रशस्ति है। तो बहुत सारी प्रशस्तियां हमें मिलती हैं। ठीक है? इससे बहुत सारी प्रशस्तियां हमें मिलती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो प्राचीन काल में अगर आप देखोगे, तो हमारे पास क्या थे? पत्रों का उपयोग होता था, लेटर्स। लेटर्स के अलावा ढोल का उपयोग होता था, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ कपड़े के समाचार पत्रों का उपयोग होता था, जिसके प्रमाण हमें मौर्य काल में मिलते हैं। इसके अलावा पत्थरों एवं स्तंभों पे अभिलेख लिखे जाते थे। ठीक है? क्लियर ये चीज? पत्थरों पे, स्टोन्स पे, और जो पिलर्स हैं, स्टोन्स एंड पिलर्स, उनके ऊपर जो जानकारियां होती हैं वह लिखे जाते थे। क्लियर ये चीज? ये सब जानकारी प्रदान करने का तरीका था। इसके अलावा इन सब के अतिरिक्त, अगर आप थोड़ा सा और अगर हम पहले चले, ठीक है, अगर हम और एकदम प्राचीन काल में चले, तो प्राचीन काल में भी लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, जरा इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। और स्टोन और पिलर वाले एज के बाद, हाँ, एक चीज और, जैसे साड़ियां होती हैं, साड़ियों पे आपने देखा होगा प्रिंट, याद है? तो ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल हम आज भी साड़ियों पे करते हैं। तो ब्लॉक प्रिंट का इस्तेमाल करके
ऐसा माना जाता है कि चाइना में तो काफी लंबे समय था और भारत में भी 6ठी-7वीं शताब्दी के आसपास जो है किताबें लिखी जाने लगी थी। किताबें लिखी जाने लगी थी, यानी ब्लॉक्स बनाए जाते थे, उस पे किताबों की प्रिंटिंग की जाती थी, किताबों का उसमें जो अक्षर होते हैं वो बना दिए जाते थे, फिर उनको इंक में डुबाया जाता था, उनको पेपर के ऊपर चिपका दिया जाता है। इस तरह से बड़ी संख्या में किताबें लिखी गई। जब माना जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा का महाविहार जलाया तो उसकी लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी, और उस 9 मंजिल की लाइब्रेरी में लाखों किताबें थी। अब उतनी किताबें हाथ से लिख के तो होंगी नहीं, तो उनको यह माना जाता है कि ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा तैयार किया गया था। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मान लो कि अब पेपर या पत्तों पे भारत में लिखा जाता था, बाकी इसे बचाएं कैसे, इसके लिए क्या करते थे, अगर आप देखो जानोगे तो उसको पहले हल्दी में भिगा दिया जाता था, लिखने के बाद उसे हल्दी में भिगा देते थे। नहीं है, ये कुछ और वो तो कितने तक लग रहा है। उसमें यह माना जाता था कि किताबें जो पेपर है, यानी जो पत्तों पे जो लिखा जा रहा है, लीफ पे जो लिखा जा रहा है, या कपड़े पे क्लॉथ पे जो लिखा जा रहा है, डैमेज ना हो, इसके लिए वो क्या करते थे, उसको हल्दी में और कुछ और केमिकल्स में भिगा के रख देते थे। इसीलिए वो चीजें आज तक बची हुई हैं। आज तक उस तरह की चीजें आपको लाइब्रेरीज में, आपको जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है वहां पे आपको मिलेंगी, क्योंकि वो काफी लंबे समय तक बचा के रखने के लिए उसको केमिकली ट्रीट किया जाता था। ये चीज उसे रसायन के द्वारा ट्रीट करते थे ताकि वो चीजें खराब ना हो। ये तो बात हो गई आपको जो हमारा प्राचीन काल है वो उसका। उसके पहले की बात करें तो पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होता है, अगर हम इसकी बात कर लें, स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग क्या स्टेज रहे हैं, यह तो प्राचीन भारत की बात हुई। ठीक है, अगर हम स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो क्या होगा, आइए हम इस चीज को भी देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर इश्यूज। अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन की जो सबसे पहली शुरुआत हुई, जो सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन में आती है वह आती है आपको साइंस। तो सबसे पहले साइन का प्रतीकों का उपयोग किया गया। ठीक है, अलग अलग तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें सबसे पहले प्रतीकों में साइंस में यह माना जाता है कि एरो या तीर का इस्तेमाल किया गया। इसका इस्तेमाल किया गया, एरो का या तीर का इस्तेमाल किया गया। तो प्राचीन काल में जब लोग ग्रुप में समूहों में रहते थे, अभी सामाजिक व्यवस्था विकसित नहीं थी, तो एक समूह में कुछ लोग रहते थे, कुछ लोग उसमें शिकार करने या भोजन इकट्ठा करने जाते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि उसका समूह किसी और रास्ते पे गया, आगे वाले लोग कहीं और चले गए और पीछे वाले लोग कहीं और चले गए। फिर आगे जाके वो किसी और समूह में शामिल हो जाते, किसी और समूह में शामिल हो जाते थे। इससे लोगों में समस्या होती थी, झगड़े होते थे, बाकी सारी चीजें होती थी। तो इस समस्या से बचने के लिए लोगों ने अपने निशान बनाने शुरू किए कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और वहीं से सबसे पहले साइंस की शुरुआत होती है, प्रतीकों की शुरुआत होती है। सबसे पहले जो प्रतीक बनाया गया एरो का प्रतीक बना, कि हम इस डायरेक्शन में, एरो की तरह और भी बना इस तरह से कि लाइन दिखाया जाए कि हम इधर जा रहे हैं। उसमें वो लोग पेड़ को तोड़ के, पौधों को तोड़ के करते थे। लोग क्या करते थे, पेड़ों को या पौधों को तोड़ के करते थे। इस तरह से वो चीजें जो है बनती चली गई। धीरे 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 इसके बाद से लोगों ने आ, ये समझो कि चित्र बनाने शुरू किए। ठीक है, क्या बनाना शुरू किए, चित्र बनाने शुरू किए। ठीक है, जिसमें गुफाओं में लोगों ने चित्र बनाए, और उसमें काले और लाल रंग के, काले और लाल रंग के जो कलर थे, इन दोनों का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, इसमें तो गुफाओं में चित्र बनाने शुरू किया, यानी केव पेंटिंग की शुरुआत हुई। केव पेंटिंग में मेनली रेड एंड ब्लैक कलर का यूज हुआ। किसका इस्तेमाल हुआ, रेड और ब्लैक कलर का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये दोनों कलर आसानी से उनके पास उपलब्ध थे। चीजों के आग, जंगल में आग लगने के कारण ब्लैक कलर उपलब्ध था, और मिट्टी जलने का या किसी और कारणों से उनके पास लाल कलर उपलब्ध था। तो जो आउटर था वह किसका बनते थे,
वो बनाते थे वो रेड कलर का, और अंदर जो है ब्लैक कलर का, और अंदर से उसे रेड कलर से फिल कर देते थे। लेकिन यहाँ पर जो भी पेंटिंग्स बनाई गई, ठीक है, शुरुआत में जो भी पेंटिंग्स बनी, ठीक है, उनमें शुरुआत में जितनी भी पेंटिंग बनी, उसमें आप देखोगे कि इंडिविजुअल पेंटिंग ज्यादा है, एक एक पेंटिंग ज्यादा है। जैसे आप जाओगे भीमबेटका वगैरह जाओगे, तो भीमबेटका में दो तरह की पेंटिंग, एक को हम पेट्रोग्लिफ कहते हैं, एक को इंडिविजुअल केव पेंटिंग कहते हैं। तो केव पेंटिंग जो थी उनकी, जो गुफा चित्र थे, या जो उनके वास्तविक जीवन था, जो रियल लाइफ है, उससे संबंधित चित्र वहां बनाए जाते थे, लेकिन पूरी घटना नहीं बनाई जाती थी, चित्र बनाए जाते थे। इसके बाद धीरे धीरे वहां पर पेट्रोग्लिफ बनाए गए। क्या बनाए गए? पेट्रोग्लिफ बनाए गए। ठीक है, पेट्रोग्लिफ का मतलब ये है कि उत्कीर्णन किया गया, यानी पत्थरों को पर उत्कीर्णन किया गया, यानी पत्थरों को खरोच के चित्र बनाए गए। ठीक है, पत्थरों को खरोच के चित्र बनाए गए, लेकिन अभी भी चित्र ही बनाए जाते थे, और ये भी किससे संबंधित था? उनकी वास्तविक जीवन से संबंधित था। ठीक है, इसके बाद जब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो अब धीरे धीरे उन्होंने पिक्टोग्राम बनाने शुरू किए। क्या बनाने शुरू किए? पिक्टोग्राम बनाने शुरू किए। तो पिक्टोग्राम में पूरी कहानी बताई जाने लगी, पूरी स्टोरी, कंप्लीट स्टोरी। जैसे मान लो कि अगर शिकार करने पे जा रहे हो, शिकार कैसे करते हैं, इसकी पूरी स्टोरी जिन चित्रों के द्वारा बताई गई, उन्हें क्या कहा गया? पिक्टोग्राम कहा गया। ठीक है, लेकिन यहाँ भी जो चीजें थी वो रियल लाइफ की थी। तो इन सभी चीजों में आप देखोगे पूरी दुनिया में लगभग एक जैसी आकृति मिलेगी। पूरी दुनिया में जो आकृतियां मिली हैं, जो इमेजेस मिले हैं, जो पिक्चर्स मिले हैं, लगभग एक जैसे, बहुत ज्यादा उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर उनके बीच में नहीं है। पिक्टोग्राम के बाद जो अगली चीज बनी, वह आया आइडियोग्राम। वह क्या आया हमारे पास? आइडियोग्राम आया। यानी अब यहां पर लोगों ने रियल लाइफ की चीजों को नहीं, अपनी आइडियाज को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को चित्रों के रूप में दिखाना शुरू किया। किसको? अपने आइडियाज को, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को चित्रों के रूप में, इमेजेस के रूप में दिखाना शुरू किया। अब यहां से आप देखोगे कि पूरी दुनिया में धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू हो गई। क्लियर है चीज? इसके बाद चीजें जो है धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई। कोई कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट? आइडियोग्राम के बाद से पापा हमें ये रूम भी साफ करना, क्योंकि वो पीछे जो वो है ना, उसको भी साफ करना नहीं, है। नहीं बेटा। ठीक है, तो आइडियोग्राम जब बन गए, तो जब आप अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करने लगे, जब अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करने लगे, जब आपने अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट कर लिया, गाइस जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकना, जस्ट अ मिनट। आइडियोग्राम जब डेवलप हो गया, यानी जब लोगों ने अपने आइडियाज को, अपने जो उनके मन के विचार थे, जो उनकी भावनाएं थी, उसको रिप्रेजेंट करना उन्होंने शुरू किया, इसके बाद से जो अगला महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होता है, वह किसका होता है? स्क्रिप्ट का होता है। किसका होता है? स्क्रिप्ट का। यानी यहां से लिपि डेवलप होनी शुरू हुई। ठीक है, तो लिपि डेवलप होने के बाद जो इनिशियल फेज में जो लिपि बनी, उसे हीरोग्राफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरोग्राफी। जो चाइनीज लिपि है, या जो आपको जापानीज लिपि है, कोरियन लिपि है, या जब एंशियंट टाइम की बात करोगे तो एंशियंट इजिप्शियन लिपि थी, ये सब हीरोग्राफिक लिपि है। तो वहां पे हीरोग्राफी डेवलप हुई, और यहीं से फिर पूरी दुनिया में धीरे 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 लिखने की शुरुआत जो होती है, यहीं से होती है। शब्द जो है, भाषा इसके पहले बन गई थी, शब्द बोलने का की क्षमता जो थी, वो लगभग 1 लाख साल पहले, 1 लाख साल पहले डेवलप हो चुकी थी। लेकिन जो लिपि डेवलप होती है, वह लगभग 30,000 साल के पहले के आसपास डेवलप होती है। उसके बाद से धीरे 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 धीरे, यानी जो इसके आइडियोग्राम डेवलप होते हैं, आइडियोग्राम के बाद से लिपि डेवलप होती है, और फिर धीरे धीरे चीजें डेवलप होनी शुरू होती हैं। अब इसके बाद से अगर हम आगे चलते हैं, तो यह माना जाता है कि लगभग 5th सेंचुरी बीसी में, यानी ईसा से लगभग 500 साल पहले, यह माना जाता है कि कबूतरों का इस्तेमाल, पिजन का इस्तेमाल चिट्ठियों को पहुंचाने के लिए किया जाने लगा।
किसका इस्तेमाल किया जाने लगा? पिजन का इस्तेमाल चिट्ठियों को पहुंचाने के लिए किया जाने लगा। उसके बाद 4th सेंचुरी बीसी में, बात समझ में आ रही है गाइस? गाइस बात समझ में आ रही है? गाइस बात समझ में आ रही है? अभी तो ज्यादा नहीं आ रही है सर, पहली बार सुन रही मैं सारी चीजें। क्या इसमें क्या समझ में नहीं आया, मुझे ये बताओ। इस पूरे पेज में कहाँ दिक्कत हुई, मुझे ये बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। सर दिमाग में कैप्चर नहीं हुआ सर एकदम से, तो पहली बार सुना ना तो थोड़ा सा इसलिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार सर रिपीट कर देंगे या मैं दोबारा रिकॉर्डिंग सुनूंगी तो आ जाएगा। देखो अगर हम पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन इन संचार डेवलप कैसे हो, अगर हम इसकी बात करें, ये शुरुआत जो होती है, देखो जो स्पीच है, बोलने की कोशिश जो है, लोगों ने लगभग 1 लाख साल पहले प्रारंभ कर दी थी। लेकिन 1 लाख साल पहले बोलना प्रारंभ करने के बाद भी लोगों में आपस में कम्युनिकेशन में बहुत सारी दिक्कतें थी। तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए लोगों ने सबसे पहले साइन को डेवलप किया, प्रतीकों को डेवलप किया। क्लियर है? किसको डेवलप किया? साइन को या प्रतीकों को डेवलप किया गया। क्लियर है चीज? कोई डाउट इसमें? साइंस सिंबल्स, सर सिंबल्स की बात हो रही है ना सर यहाँ पर। साइन यानी प्रतीक यानी सिंबल्स को डेवलप किया गया। जी ठीक है सर। तो ये क्लियर है चीज? जी सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। उसके जैसे एरो का सिंबल हुआ, ठीक है। उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे अपने जीवन से संबंधित चित्रों को बनाना शुरू किया, जिसे हम गुफा चित्र या केव पेंटिंग कहते हैं। केव पेंटिंग में सबसे पहली चीज जो डेवलप होती है, जो केव पेंटिंग में जो सबसे पहली चीज डेवलप होती है, वह क्या होता है? वह होता है हमारे पास, उसमें लोगों ने अपने जीवन से संबंधित चित्रों को, उनके जीवन में जो घटनाएं, वास्तविक जीवन में वास्तविक जो घटनाएं हो रही थी, उन घटनाओं को उन्होंने चित्रों के रूप में बनाना शुरू किया गुफाओं के अंदर। इसलिए उनको हम गुफा के अंदर बने, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? गुफा चित्र या केव पेंटिंग कहते हैं। उसमें उन्होंने एक एक चित्र, जैसे मान लो कि कोई जानवर जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, हिरण है, हिरण का चित्र बनाया, कुत्ते का चित्र बनाया, घोड़े का चित्र बनाया, गाय का, हाथी का चित्र बनाया। तो जो जानवर उनके लिए महत्वपूर्ण थे उनके चित्र उन्होंने बनाना शुरू किए। उन्होंने इंसानों के चित्र बनाए, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने चित्रों को के द्वारा अपने आप को, अपनी स्थितियों को बताने की कोशिश की। उसके कुछ समय के बाद जब उन्होंने पत्थरों को खुरसना सीख लिया, किसको खुरसना सीख लिया? पत्थरों को खुरसना सीख लिया, ठीक है। जब उन्होंने पत्थरों को खुरसना सीख लिया, ठीक है, तब क्या हुआ? तब उन्होंने पत्थरों को खुरच के उन पत्थरों के ऊपर चित्रों को बनाना शुरू किया, और इसे हम पेट्रोग्लिफ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोग्लिफ कहते हैं। क्लियर है चीज? लेकिन वहां भी वो अपनी जीवन, जैसे किसी जानवर का चित्र हो गया, किसी बच्चे का चित्र हो गया, अपना चित्र हो गया, किसी महिला का, एक पुरुष का चित्र हो गया, परिवार का चित्र हो गया, यानी एक एक चित्र बनाते थे। पूरी घटना नहीं है वहां पे उनके जीवन से संबंधित एक एक चित्र उपलब्ध है। जब पेट्रोग्लिफ बनाने शुरू किए उसके बाद से, यानी जब उनके पास पेंटिंग की थोड़ी सी क्षमता डेवलप हो गई, फिर उन्हें पूरी की पूरी घटना को बनाना, जैसे मान लो शिकार पे जा रहे हैं तो शिकार कैसे करते हैं, शिकार कैसे किया जाता है, इसको उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या बनाना शुरू किया? शिकार कैसे करते हैं, उन्होंने इसको बनाना शुरू कर दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है। इसके बाद जैसे शिकार कैसे करते हैं, लोग कोई त्योहार मना रहे हैं तो कैसे मना रहे हैं, जानवर को पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं, इन सब चीजों की पूरी पूरी घटना, उसके स्टेप बाय स्टेप चीजों को, यानी हर एक सबसे पहले क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस तरह से उन्होंने पूरा पूरा चित्र बनाना स्टार्ट कर दिया। यहां तक क्लियर है? इसके कुछ समय के बाद जब उन्होंने अपने पिक्टोग्राम्स को, अपनी एक्चुअल घटनाओं को बनाने में वो सफल हो गए, उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से उन्होंने वहां से वो थोड़ा सा और आगे बढ़े, और फिर अब उनके मन में आया कि जो हमारे मन के विचार हैं, उन विचारों को हम कैसे रखें, उन विचारों को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो पिक्टोग्राम तक आप देखोगे पूरी दुनिया में लगभग एक जैसे चित्र हैं। फिर उसके बाद से लोगों ने अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से बनाना शुरू किया, और उसको हम आइडियोग्राम कहते हैं। आइडिया, विचार, उसको हम क्या कहते हैं? डायग्राम छाप होता है क्या?
उसको हम आइडियोग्राम कहते हैं। क्लियर है चीज? श्योर है सब लोग? और जब आइडियोग्राम उन्होंने बनाने शुरू किए तो वहां से पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के चित्र मिलने शुरू हुए। अब उन्हीं चित्रों को पढ़ना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उस चित्र के द्वारा, जैसे कोई पक्षी का चित्र है तो उस पक्षी के चित्र के द्वारा उन्होंने क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। क्लियर है चीज? उस पक्षी के चित्र के द्वारा उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, ये हम अभी नहीं समझ, कई जगहों पे समझ पाए हैं, कई जगहों पे नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? उसके बाद उसी से फिर धीरे धीरे लिपि विकसित हुई। उसी आइडियोग्राम से क्या विकसित होनी शुरू हुई? लिपि विकसित शुरू हुई। और जब लिपि विकसित होनी शुरू हुई तो पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की लिपि विकसित हुई। वहीं से लिपि का विकास प्रारंभ होता है। क्लियर है चीज? क्योंकि वह वहां पे उन लोग के मन में अपने आइडिया को दिखाने के लिए जिस तरह के चित्र आ रहे थे, उसी तरह के चित्र का इस्तेमाल उन्होंने अपनी लिपि को रिप्रेजेंट करने के लिए किया। ठीक है, क्लियर है चीज? श्योर है? चलिए, लिपि जब विकसित हो गई, इसके बाद धीरे धीरे टूट जाएगा। लिपि जब विकसित हो गई, फिर उन्होंने धीरे धीरे चीजों को रिप्रेजेंट करना शुरू किया, अपने तरीके से डेवलप करना शुरू किया। क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? इसके बाद जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 5वीं शताब्दी में उन्होंने कबूतरों का इस्तेमाल, पिजन का इस्तेमाल चिट्ठियां भेजने के लिए करने लगे। 5वीं शताब्दी में कबूतरों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद 4वीं शताब्दी में उन्होंने सेमाफोर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। और सेमाफोर्स का इस्तेमाल ग्रीस में बहुत ज्यादा हुआ। ग्रीस में बहुत अधिक किया गया। सेमाफोर एक तरह का यंत्र होता था जिसके माध्यम से सिग्नल भेजे जाते थे ताकि आर्मी को बताया जा सके, या अगर आर्मी को अपने राजा के पास कोई सिग्नल भेजना है तो उसके माध्यम से वो सिग्नल भेजते थे। लाइट सिग्नल होते थे, यानी इसमें प्रकाश का उपयोग होता था। इसके बाद लगभग 1500 ईस्वी के आसपास कोरिया में तीर का इस्तेमाल, कोरियन एरो का इस्तेमाल किया गया चिट्ठियों को भेजने के लिए। ठीक है, उसके बाद 15th सेंचुरी में अगर हम देखेंगे तो मूवेबल टाइप्स डेवलप हो गए। यानी अब यहां से आधुनिक प्रिंटिंग की शुरुआत स्टार्ट हो गई है। जो हम प्रिंटिंग मशीन देख रहे हैं उसकी शुरुआत यहां से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, क्लियर है चीज? तो जब प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई तो कुछ ही समय में बहुत सारे पेजेस को छापना अब संभव हो गया। धीरे धीरे किताबें छपनी शुरू हो गई। जो आधुनिक किताबें थी वो छपनी शुरू हो गई। और ये काम कहाँ स्टार्ट हुआ? जर्मनी में। जब जर्मनी में स्टार्ट हुआ तो जर्मनी के गुटेनबर्ग में स्टार्ट हुआ, तो इसलिए उसे गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस भी कहते हैं। उसके बाद बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स हुए। उसका से धीरे धीरे टेलीग्राफ आया, टेलीग्राफ के बाद से टेलीफोन आया, टेलीफोन के बाद से फिर मॉडर्न चीजें जो है बाकी सब चीजें डेवलप होने स्टार्ट हुई। क्लियर है? यह है हमारे पूरे पूरे कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट। यह क्या है? हमारे कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट है। क्लियर है चीज? यह क्या है? हमारे कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट है। ठीक है, क्लियर है चीज? कोई डाउट इसमें? सर ये 4th सेंचुरी में क्या हुआ था? 4वीं शताब्दी में एक लाइट वाला सिस्टम डेवलप किया गया जिसमें लाइट का उपयोग करके संदेश भेजा जाता था, प्रकाश का उपयोग करके संदेश भेजा जाता था। क्लियर है चीज? किसका इस्तेमाल करके? प्रकाश का उपयोग करके संदेश भेजे जाते थे वहां पे। सर ठीक इसके है, बाद? क्या कह रहे हो? सर इसके बाद? 4th सेंचुरी बीसी में प्रकाश, उसके बाद से 1500 ईस्वी के आसपास जो है उन्होंने आ, तीरों का इस्तेमाल करके कोरिया में संदेश भेजना स्टार्ट किया। ठीक है, क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? उन्होंने कोरिया में संदेश भेजना स्टार्ट किया। ठीक है ना? क्लियर है चीज? तीरों का इस्तेमाल करना उन्होंने स्टार्ट किया। कोई डाउट इसमें? गाइस कोई डाउट इसमें? बताओ। दो सर। ठीक है, चलो वेरी गुड।
इससे हम थोड़ा सा आगे, से रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन की शुरुआत होती, ठीक है। और फिर हम आज की तारीख में पहुंचते हैं, जो आधुनिकतम कम्युनिकेशन हमारा इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उन सब की शुरुआत उसके बाद होती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि किस तरह से चीज़ें डेवलप हुई हैं। ठीक है ना। मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, एक बार देखना जरा। स्क्रीन पे क्या शेयर हो रहा है, शो हो रहा है, दिखाओ। इसकी स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है, बताओ। स्क्रीन शेयर हो रहा है गाइस? सर यस सर। तो स्क्रीन पे क्या शेयर हो रहा है, बताओ। कोई सर चित्र दिख रहा है, टेक्नोलॉजी। कोई इमेज दिख रहा है? जी सर। जी ठीक है। सर। तो देखो, अब अगर हम यहाँ पे आधुनिक मैंने जो वर्तमान कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो 60 बीसी में, यानी ईसा से लगभग 60 साल पहले, स्मोक और टॉर्च का इस्तेमाल सिग्नल देने के लिए किया जाने लगा। यानी धुएं का इस्तेमाल होता था और लाइट का इस्तेमाल होता था, उसके माध्यम से हम सिग्नल देते थे। 27 बीसी में अगर आप देखोगे, 27 बीसी में अगर आप देखोगे, तो जो रोम है, रोम के लोगों ने ग्लास को, शीशे को फाइबर के रूप में स्प्रेड करना सीख लिया था। क्लियर इश्यूज। उसके बाद 1826 में सबसे पहला फोटोग्राफ बनाया गया, सबसे पहली फोटोग्राफी हुई। क्लियर इश्यूज। जो हम फोटो आज खींचते हैं, उसकी शुरुआत कब से होती है? 1826 से होती है। 1837 में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन्वेंट किया गया, यानी टेलीग्राफ की शुरुआत कब से होती है? 1837 से होती है। 1840 के आसपास जैक्वस बैबिनेट ने लाइट को वाटर में, जो लाइट का वाटर में मूवमेंट होता है, इसकी स्टडी की, और ग्लास रॉड को कैसे बेंड किया जाता है यह उन्होंने तय किया। 1858 में ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ केबल कंप्लीट हुआ, यानी अब अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में टेलीग्राफ के द्वारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गया। टेलीग्राफ जानते हो? टेलीग्राफ मशीन कैसी होती थी पहले? पहले टेलीग्राफ होते थे, आप जाते थे, संदेश देते थे, वो जो एक छोटी सी मशीन होती थी, उस पर टक 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 करके वो लोग मैसेज भेजते थे। क्लियर है चीज? क्लियर है गाइस? उसके बाद जी आप सर, देखते, टेलीग्राम। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ से ही टेलीग्राम भेजा जाता था। ठीक है, क्लियर है चीज? उसके बाद 1888 में, टेलीग्राम सर, टेलीग्राम का लेटर जाता था सर? टेलीग्राम से लेटर नहीं जाता था, टेलीग्राम के माध्यम से आपके संदेश, मैसेज जाते थे। जैसे हम आज एसएमएस करते हैं ना, जैसे हम जी। आज एसएमएस करते हैं, वैसे ही हम जाते थे पोस्ट ऑफिस में या टेलीग्राफ के सेंटर पे जाते थे, वहां बताते थे कि हमें क्या भेजना है। तो आई जी। रिस्ट, मैं पहुंच गया, तो आई हम्म। रिस्ट मैं दे दूंगा, वो आई रिस्ट टाइप करके भेज देगा। फिर वहां पे जो पोस्टमैन होगा, वो आपका मैसेज रिसीव करेगा, उसको फिर लिखेगा अपने पास, और फिर ले जाकर जिस पर्सन को देना होगा उसको दे देगा। तो चिट्ठी, इसके माध्यम से बहुत तेजी से मैसेज जाता था। मतलब जैसे अभी आज समझ लो कि आपने टाइप करके भेजा, लगभग वैसे ही टाइम लगता था। तार के माध्यम से होता था, ठीक है, तो उसके माध्यम से मैसेज जाते थे। ठीक है ना। टेलीग्राफ का इस्तेमाल मुझे लगता है कि सन 2012-13 तक भारत में होता रहा है, या 13-14-15 के बाद इसे बंद किया गया है भारत में। ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से संदेश, टेलीग्राम के माध्यम से संदेश भेजना बहुत ही आसान था और बहुत ही ईजी था। इसके बाद 1888 में आप देखोगे कि कोडक का कैमरा डेवलप हुआ। सबसे पहला कोडक कैमरा कब बिका है? 1888 में बिका है। उसके बाद आप देखोगे 1962, तो 1962 में पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ, यानी अब हम स्पेस सैटेलाइट की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन उसके पहले चलो देखते हैं 1897 में क्या हुआ। 1897 में मार्कोनी ने पहला वायरलेस कम्युनिकेशन भेजा। 1897 में मार्कोनी ने पहला वायरलेस कम्युनिकेशन भेजा, यानी रेडियो की खोज जो है वह मार्कोनी के लिए कहा जाता है, मार्कोनी ने की थी, लेकिन सच्चाई ये है उसके पहले जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो की खोज कर दी थी। ठीक है,
क्लियर इश्यूज। तो 1897 में मार्कोनी ने सबसे पहले रेडियो के माध्यम से वायरलेस संचार प्रारंभ हो गया, यानी ऐसा संचार जिसमें तारों की जरूरत ना हो, वायर की जरूरत ना हो, इस तरह का संचार जो है वो प्रारंभ हो गया। क्लियर है चीज, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? चलो इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़े। 1926 में टेलीविजन का आइडिया जो है जॉन एल बेयर्ड ने टेलीविजन का पेटेंट कराया। 1930 में ऑप्टिकल फाइबर की खोज हो गई, ऑप्टिकल फाइबर का यूज स्टार्ट हो गया। 1936 में Z1, देखो ये कंप्यूटर, देखो जो सबसे पहला कंप्यूटर है, ठीक है, कितना बड़ा कंप्यूटर था ये, और इसमें कीबोर्ड था, कीबोर्ड लगा हुआ था, कीबोर्ड के माध्यम से आप इनपुट कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर देखो कितना बड़ा था। तो 1936 में पहले कंप्यूटर की बात आ जाती है। पहला डिजिटल फोटोग्राफ जो है 1957 में बनता है, ठीक है। 1960 में लेजर आता है। 1962 में पहला सैटेलाइट लॉन्च होता है। 1962 में ही सबसे पहला सेमीकंडक्टर जो है वह डेवलप होता है, एक तरह से देखा जाए तो। 66 में अ, सबसे पहले फाइबर का इस्तेमाल ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए किया जाने करने की बात हुई, और फाइबर के गुणों और उसकी शुरुआत हुई, ठीक है। 1966 में सबसे पहला वीडियो कॉल हुआ, देखो AT&T बेल लैब्स ने दुनिया का सबसे पहला वीडियो कॉल कब किया? 1966 में। 1970 में सबसे पहले लेजर स्पेस लेजर कम्युनिकेशन की बात आती है। 1973 में सबसे पहला मोबाइल फोन आता है, ठीक है, और उसका वेट लगभग 2 पाउंड था। उसके बाद 1975 में पहला डिजिटल कैमरा आता है कोडक का, ईस्टमैन कलर में, ठीक है, जिसको एक कैसेट टेप पे रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद आप देखोगे 1983 में नेटवर्क प्रोटोकॉल आते हैं, इंटरनेट की शुरुआत होती है। 87 में फाइबर एम्पलीफायर डेवलप होता है, ठीक है। 88 में पहला ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो लगाया जाता है। 91 में आप देखोगे पहला ईमेल जो है स्पेस से सेंड किया जाता है, स्पेस से पहला ईमेल आता है। उसके बाद से फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब फ्लैग जो है वो उसकी सर्विस स्टार्ट होती है, और उसमें 10 गीगाबाइट पर सेकेंड की सर्विस स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं 2002 में, तो इंटरनेट पे आने यूज करने वालों की संख्या लगभग 200 मिलियन हो जाती है। 2007 में आईफोन लॉन्च होता है। 11 में जूम फाउंडेड होता है। दो देखो जूम जो है 2011 की कंपनी है। उसके बाद पहला वीडियो कॉल जो है 2017 में आता है। उसके बाद 2019 में और 2020 हम देख रहे हैं। तो ये जो है हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अगर टेक्निकली देखा जाए तो है, ठीक है। तो आपको इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने का चांस हमेशा ही होता है। इसके अलावा भारत का कौन सा न्यूज़पेपर रहा, क्या रहा, इसकी बात करेंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दो और इम्पोर्टेंट संस्थाओं की। एक संस्था है हमारे पास PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एक्चुअली न्यूज एजेंसीज, ठीक है। तो न्यूज एजेंसी जब हम बात करते हैं, न्यूज एजेंसी ऐसी संस्थाएं होती हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो न्यूज़पेपर को और बाकी लोगों को न्यूज की सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? न्यूज़पेपर को और बाकी लोगों को समाचार यानी न्यूज की सप्लाई करते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें? सॉरी गाइस। तो यह क्या करते हैं? न्यूज़पेपर जो को या बाकी संस्थाओं को न्यूज की सप्लाई करने का काम कौन करता है, बताइए? न्यूज एजेंसीज करती हैं। तो न्यूज एजेंसी जो है वह तब से लगभग जिस समय न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए उससे कुछ समय के बाद से न्यूज़पेपर्स को समाचारों की जरूरत थी, तो वह समाचार उन्हें कौन दे, इसके लिए न्यूज एजेंसीज धीरे धीरे डेवलप हुई। और धीरे धीरे दुनिया में कुछ बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी डेवलप हुई, जैसे राइटर्स है, ठीक है, या आपको API एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया है, AFP है, एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस कहते हैं हम जिसे। AFP है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। राइटर सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। क्लियर है चीज? तो इस तरह की संस्थाएं धीरे धीरे डेवलप होने लगी। अंग्रेजों के काल में भारत में राइटर बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी हुआ करती थी, ठीक है। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट दे दो।
जब न्यूज एजेंसी जो होते हैं उन संस्थाओं का काम क्या होता है, अखबारों को, पत्रिकाओं को न्यूज की सप्लाई करना, न्यूज उपलब्ध कराना। तो भारत में न्यूज एजेंसी के रूप में रायटर ऑलरेडी एस्टेब्लिश था। इसी बीच में एक भारतीय थे, मिस्टर रॉय। तो मिस्टर रॉय ने, बंगाली थे, उन्होंने 1910 में भारत की पहली न्यूज एजेंसी को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, 1910 में उन्होंने भारत की पहली न्यूज एजेंसी को एस्टेब्लिश किया। क्लियर है चीज? ठीक है ना। इसके बाद लेकिन उनकी जो न्यूज एजेंसी थी वह बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज थे। इंडियन न्यूज एजेंसी थी, ठीक है, तो बहुत लंबे समय तक भारत में नहीं चल पाई। ठीक है, तब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी न्यूज एजेंसी को मजबूरी में एशियन न्यूज नेटवर्क के नाम, इंटरनेशनल के नाम से, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, एएनआई के नाम से उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। उन्होंने उसको राइटर्स को बेच दिया। किसको सेल कर दिया? राइटर्स को। ठीक है, उन्होंने किसको सेल किया? उन्होंने उन्होंने राइटर्स को सेल कर दिया। ठीक है, अब राइटर्स ने एएनआई को टेक ओवर तो कर लिया, लेकिन उसने एएनआई के जो एएनआई का जो क्रेडिट लाइन था उसे बंद नहीं किया। यानी जो समाचार एएनआई के रिपोर्टर दे रहे थे उनको एएनआई के नाम से ही जाने दिया गया, उनको एएनआई के नाम से ही जाने दिया गया, उनको एएनआई के नाम से ही जाने दिया गया, उसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। लेकिन जब आजादी मिल तो एएनआई का नाम उन्होंने चलने दिया, एएनआई के नाम को उन्होंने बंद नहीं किया। इसका फायदा ये हुआ, तो अच्छा लगा कि छावले भी बुलाते थे। तो एन उसका फायदा ये हुआ। उसके बाद से अचानक से जब आजादी का टाइम है, उससे भारत में एफपी भी काम कर रहा था राइटर्स के साथ साथ। उस समय एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस, यानी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ फ्रांस भी काम कर रहा था, जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। कुछ और भी न्यूज एजेंसीज भारत में काम कर रही थी। जब आजादी का टाइम आया 1947 की, जब भारत में आजादी मिलने की बात आई, तो अचानक से राइटर्स ने तय किया कि वो भारत छोड़ के चला जाएगा, कि क्या करेगा, वो भारत को छोड़ देगा। ठीक है, तब उस कंडीशन में अब भारत के न्यूज़पेपर्स को एक समस्या प्रारंभ हुई कि जब ये राइटर चला जाएगा तो हमें न्यूज कौन देगा, कि भाई सबको तो न्यूज ही से मिलती थी। तो इतनी बड़ी एजेंसी अगर भारत अचानक से छोड़ देगी तो हमें न्यूज कौन देगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। अब इस कंडीशन में उन्होंने, भारत के सभी न्यूज़पेपर्स ने मिलकर मद्रास में, उससे मद्रास हुआ करता था, मद्रास में एक नई न्यूज एजेंसी को स्थापित किया जिसका नाम है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यह सभी के सभी न्यूज़पेपर्स का कोऑपरेटिव है, नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव है। यानी इसको चलाने के लिए भारत के सभी न्यूज़पेपर मिलकर सहयोग करते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ पैसे की कमी रह जाती है तो वह कमी जो है वह पार्लियामेंट के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसी कारण से यह भारत की एक तरह से ऑफिशियल न्यूज एजेंसी भी है। यानी अगर भारत को कहीं रिप्रेजेंट करना है विदेश में तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? कौन रिप्रेजेंट करेगा बताइए? अगर भारत को कहीं विदेश में रिप्रेजेंट करना है तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो भारत को विदेश में रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? पीटीआई करता है। तो जहां जहां भारत को एज ए नेशन, एज ए कंट्री रिप्रेजेंट करना है, वहां ये काम कौन करेगा? पीटीआई ये काम करेगा। क्लियर है चीज गाइस? क्लियर है चीज? इसमें कोई डाउट गाइस? इसमें कोई डाउट बताइए। गाइस इसमें कोई डाउट बताइए। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो भारत को अगर कहीं भी रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो उसमें पीटीआई रिप्रेजेंट करता है।
जैसे नानाप है, तो नानाप में भारत को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? पीटीआई रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही पूरी दुनिया में जितने भी न्यूज नेटवर्क्स हैं जहां भारत को रिप्रेजेंट करना वहां पे पीटीआई रिप्रेजेंट करता है। पूरे देश भर में नहीं, विदेशों में भी इसके, अपने देश में नहीं विदेशों में भी इसके रिपोर्टर्स हैं, इसके स्टिंजर्स हैं। और दुनिया के कई सारे देशों की न्यूज एजेंसी के साथ इसका टाई अप है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके हिंदी सर्विस का नाम है भाषा। इसकी हिंदी सर्विस का नाम क्या है? भाषा। क्लियर है चीज? इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है? एचक्यू कहाँ है इसका? एचक्यू है इसका दिल्ली में। क्लियर है चीज? कोई डाउट इसमें? यानी इसका ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में है। कोई डाउट इसमें? बताओ। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट संस्था यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया को 1956 के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किया गया है। तो इसमें और पीटीआई में डिफरेंस क्या है? यह एक कंपनी है और पीटीआई क्या है? कोऑपरेटिव है। तो एक कंपनी है, यह ज्यादा प्रोफेशनल वे में काम करती है। यह कैसे काम करती है? यह ज्यादा प्रोफेशनल वे में काम करती है। यह एक ज्यादा प्रोफेशनल वे में काम करती है। क्लियर है चीज? अब ये जो है भारत में पहली उर्दू सर्विस और पहली हिंदी सर्विस दोनों स्टार्ट करने का श्रेय जो है यूएनआई को ही जाता है। यूएनआई की हिंदी सर्विस का नाम है यूनिवार्ता। अगर आप कभी भी हिंदी अखबार पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि कई बार खबरें जो है वह यूनिवार्ता की होती हैं। ध्यान दिया है कभी गाइस? ध्यान दिया है इस चीज पे कभी? बताइए, सर इस चीज रिपीट पे करिए कभी सर, ध्यान दिया है? सर क्या पूछा आपने सर? आप कभी भी हिंदी अखबार पढ़ोगे, ठीक है, आप कभी भी कोई भी हिंदी अखबार पढ़ोगे तो आप देखोगे उस अखबार में जो खबर आती है वह खबर किसके माध्यम से आती है? वह खबर आती है, आपको किसके माध्यम से आएगी? वह खबर आती है यूनिवार्ता के माध्यम से या भाषा के माध्यम से। तो भाषा के माध्यम से आ रही है यानी किसका है? पीटीआई का है। और अगर यूनिवार्ता के माध्यम से आ रही है यानी खबर किसकी है? आपको यूएनआई की है। क्लियर है चीज? कोई डाउट? नहीं सर, सर रिपीट करिए सर। अगर आप हिंदी अखबार पढ़ते हो ना तो हिंदी अखबार में आप देखोगे कई बार ये लिखा होता है कि इस खबर का सोर्स क्या है, इस खबर का स्रोत क्या है। जैसे नवभारत टाइम्स पढ़ते, हिंदुस्तान पढ़ते हो, उसमें लिखा होता है इस खबर का स्रोत क्या है, इस खबर किसने दी है। उसमें आप कई बार देखोगे ध्यान से कि उसमें लिखा होता है, कभी यूनिवार्ता लिखा होता है, कभी क्या लिखा होता है, आपको भाषा लिखा होता है। क्लियर है चीज? कभी जी क्या लिखा होगा? यूनिवार्ता लिखा होगा, कभी क्या लिखा होगा? भाषा लिखा होगा। क्लियर है चीज? श्योर है जी गाइस? जस्ट अ मिनट। सर, रिपोर्टर का नाम रहता है सर मेनली, सर उसके रिपोर्टर अलावा से कुछ अलग रहता नहीं, है? कई बार एजेंसीज का भी नाम होता है गाइस। जस्टिस का नाम लिखा होता है, कई बार जिसने खबर भेजी है उसका नाम लिखा होता है, कई बार एजेंसीज का नाम लिखा होता है। ठीक है, खबर किसने दी है। कई बार रिपोर्टर का भी नाम होता है और कई बार एजेंसी का नाम होता है। एजेंसी का नाम देखोगे ना तो कई बार यूनिवार्ता दिखेगा, कभी भाषा दिखेगा। तो यूएनआई की हिंदी सर्विस का नाम क्या है? यूनिवार्ता। यूएनआई की एक खासियत और भी है, यूएनआई जो है वह 1960s में, ठीक है, लगभग 1962 के बाद से इसने काम करना शुरू किया और इसने ज्यादा प्रोफेशनल वे में काम किया है। पूरी दुनिया में अलग अलग न्यूज एजेंसी के साथ इसके टाई अप हैं। जैसे रशिया में इतरतास के साथ। सर कहाँ लिखा रहता है सर? मुझे तो कभी नहीं दिखा सर। अखबार पढ़ते हो? हिंदी अखबार जी सर, पढ़ते हैं दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर पढ़ते हो तो उसमें देखोगे भास्कर न्यूज नेटवर्क लिखा होता है। ध्यान दिया है? भास्कर। या भास्कर डेस्क लिखा होगा। कई बार देखोगे तो, कई बार जो अंदर ही खबरें देखोगे तो वहां दिखेगा कि वह खबर किसने दी है। अखबार है तुम्हारे हाथ में? सर, जी सर है ना सर मेरे पास, तो फोटो अखबार अगर भेजू सर? तुम्हारे हाथ में है तो उसके हम्म, कोई भी जो फ्रंट पेज की खबर है उस जी खबर के ठीक नीचे देखो क्या लिखा है। स्थान का नाम लिखा होगा, उसके आसपास में या फिर जहाँ खबर एंड हो रही है वहां देखो लिखा होगा क्या कि खबर का सोर्स क्या है, खबर कहाँ से आई है, क्या लिखा है देखो तो। मैं आपको फोटो भेज देती हूँ सर। हाँ फोटो भेजो मुझे, व्हाट्सएप करो जी एक बार फोटो मुझे, फिर मैं ओके सर। बताता हूँ कैसे है। जी सर।
ठीक है, फोटो भेजो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ये जी सर। एजेंसीज क्या काम करती हैं। भेज दिया? हाँ, आ गया। जी सर। अब देखो, जैसे एक खबर है ना, हम्म। एक खबर है, इस पे देखो ऊपर क्या लिखा है, भास्कर ब्यूरो लिखा है ना, भास्कर न्यूज। भास्कर न्यूज लिखा है। तो ये जी। जो न्यूज है वो भास्कर के अपने रिपोर्टर का है। ये अच्छा न्यूज सर। का है, भास्कर के अपने रिपोर्टर का है। जी। ठीक है, उसके बाद जो दो न्यूज है उसमें अगले पेज पे देखो, वो भी भास्कर न्यूज का है। देख रहे हो, यहाँ जो भी खबरें जो तुमको दिख रही है वो सब किसकी है, भास्कर के अपने रिपोर्टर की है। अंदर के पेजेस पे देखो, इन सब पे ओके। भास्कर न्यूज लिखा है ना। जी सर। ये सब भास्कर के, यानी यहाँ पे जो भास्कर के अपने रिपोर्टर है उन्होंने ये न्यूज भेजा है आपको। उन्होंने जी सर, भास्कर के एजेंसी एजेंसी अंदर, का नाम भी दिया है सर, वॉशिंगटन। किसका नाम दिया है? वॉशिंगटन एजेंसी का नाम दिया है सर एक जगह। हाँ, तो एक जगह दिया मनमीत देहरादून। हाँ, तो वह सर एक और देते हैं। भेजती हूँ मैं आपको। हाँ, नेक्स्ट पेज पे आपको होगा। तो जो मेन एजेंसीज है भारत में वो भाषा और यूनिवार्ता है। सर ठीक बिल्कुल है, डिफरेंट थी ना सर, कभी मैंने सुनी नहीं है इसलिए। कभी ध्यान ये नहीं दिया होगा। हाँ सर, मैंने एक और पेज भेजा है सर, आप प्लीज चेक करिए। हाँ, तो आपने कभी शायद इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, तो ये चीज सर होती न्यूज पढ़ के छोड़ देती है। है। हाँ, अभी इसमें देखिए से सर, इसमें मिला मुझे। इसमें जितने भी न्यूज है ना, हम्म। वो ज्यादातर न्यूज मध्य प्रदेश के हैं। जी सर। ठीक है, तो उसमें से ज्यादातर जो न्यूज है उसमें से ज्यादातर भास्कर का ही है। तो मैंने अभी सेकंड एक और पेज भेजा, उसमें लिखा हुआ है एजुकेशन रिपोर्टर। हाँ, एजुकेशन जो भास्कर के अपने रिपोर्टर हैं। अच्छा सर। ठीक है, और जैसे ये देखो, यहाँ पे एक खबर है, एक फ्रीज करा रही महिलाएं, उस सबसे नीचे वाला जो न्यूज है देखो उसमें क्या लिखा है, ये बोल दीजिए। उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, देख रहे हो? सर कौन सा प्लाज्मा कांड? एजुकेशन रिपोर्टर है, प्लाज्मा कांड में देखो क्या लिखा है, सिटी रिपोर्टर लिखा हुआ है। ये सब जी। इसके अपने रिपोर्टर्स हैं, एजेंसीज नहीं है, ये सब के सब इसके अपने रिपोर्टर का न्यूज है। एजेंसी सेकंड पेज पर दी हुई थी सर। हाँ, सेकंड पेज पे एक दो एजेंसीज होंगे के नाम होंगे। हाँ, ये एजेंसी वॉशिंगटन दिया जो, ये ना हाँ, तो उस तरह से एजेंसीज के भी नाम आपको मिलेंगे। जी। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम लोग कुछ दिखा ही देता हूँ। एक मिनट गाइस, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, सब क्लियर हो गया। एक मिनट रुको। एक मिनट गाइस, जी सर। न्यूज दिख रहा है देखो, गाइस न्यूज दिख रहा है। जी सर। तो जब आप न्यूज देखोगे तो देखो यहाँ क्या लिखा है, टाइम्स न्यूज नेटवर्क लिखा हुआ है, टाइम्स जी। न्यूज नेटवर्क लिखा हुआ है, देखो जरा। जी सर। जी सर। इसी तरह से जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का अपना न्यूज एजेंसी है, तो इसे टाइम्स न्यूज नेटवर्क कहते हैं। इस तरह से आपको बहुत सी अलग अलग न्यूज एजेंसीज मिलेंगे, जिसमें अलग अलग तरह के न्यूज आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए रुको, एक मिनट दिखाता हूँ, एक दो न्यूज और में देखते हैं। जैसे यह न्यूज है, अब ये न्यूज देखो, ये नवभारत टाइम्स.com से आया है। ऐसे ही रुक जाए एक मिनट। तो इस तरह के बहुत सारे न्यूज आपको दिखेगा। ठीक है ना, इस तरह के बहुत से न्यूज आप लोगों को दिखेंगे। तो न्यूज एजेंसी का काम होता है न्यूज की सप्लाई करना। न्यूज एजेंसी का जो काम होता है वो क्या होता है, अखबारों को पत्रिकाओं को न्यूज की सप्लाई करना। फिर यूएनआई के स्थापना हुई, यूएनआई तब से काम कर रहा है और बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है। यूएनआई का टाई अप जो है वो पूरी दुनिया भर की न्यूज एजेंसीज के साथ है। इसने कई सारे देशों में अपनी सब्सिडियरी भी बना रखी है, जैसे बांग्लादेश में, कतर में। तो इस तरह के बहुत से देशों में यूएनआई की अपनी सब्सिडरी है, यानी वहां की जो न्यूज एजेंसी है वो मूलतः यूएनआई, यूएनआई की अपनी वहां पे, यूएनआई ने वहां पे अपनी न्यूज एजेंसी खोल रखी है। ठीक है, यानी मेन कंपनी यूएनआई इंडिया में है और फिर इसके पूरी दुनिया में सब्सिडरीज हैं। इसके अलावा बहुत से जो बड़ी न्यूज एजेंसीज हैं उनके साथ इसका टाई अप है, जैसे ईरान की इरना के साथ। ईरान में इनकी न्यूज एजेंसी का नाम क्या है,
इरना, तो इरना के साथ इसका टाई अप है। इतरतास है, जिन्हुआ चाइना की न्यूज एजेंसी है, उसके साथ इसका टाई अप है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एक प्राइवेट प्लेयर के रूप में एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएनआई। ठीक है। यूएनआई के बाद से जो अगली न्यूज एजेंसी आती है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वो आती है समाचार। लेकिन समाचार को जानने के पहले एक दो और न्यूज एजेंसी हैं, जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक आता है हिंदुस्तान समाचार। समाचार, हिंदुस्तान समाचार भारत के सबसे पुराने न्यूज एजेंसी में से एक है। ठीक है। हिंदुस्तान समाचार जो है वह भारत के सबसे पुराने न्यूज एजेंसीज में से एक है, और ये काफी लंबे समय से काम कर रहा है। ठीक है। क्लियर इश्यूज, काफी लंबे समय से काम कर रहा है। मूल रूप से हिंदी के रूप में स्टेब्लिश हुआ था, बट आज की डेट में कई भाषाओं में काम करता है। दूसरा है समाचार भारती। समाचार भारती जो है वह भारत की पहली ऐसी न्यूज एजेंसी थी जो स्टार्टिंग से ही मल्टीलिंगुअल थी। क्या थी? मल्टीलिंगुअल, यानी एक साथ कई भाषाओं में न्यूज देने का काम इसने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। और इस पे क्वेश्चन आ चुका है, समाचार भारती हिंदुस्तान समाचार पे आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। फिर इसके बाद जो अगली संस्था है वो है, जैसे आपको एएनआई है, जिसे इतना पहले स्टेब्लिश किया गया था, आपको मैंने बताया था, एशियन न्यूज इंटरनेशनल। इसके बाद जो अगली एक और मेजर संस्था है भारत में, वो है आईएएनएस, इंडो एशियन न्यूज सर्विस। ठीक है, यह एक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है। जब भारत में इमरजेंसी लागू हुआ तो पीटीआई, यूएनआई और इन सबको मिला के एक नई न्यूज एजेंसी बना दी गई, समाचार, जो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में थी। कब बनी? इमरजेंसी के टाइम पे 1975-76 में। ठीक है। क्या किया गया? देश में जितनी भी न्यूज एजेंसी थी सबको मर्ज करके एक नई न्यूज एजेंसी बना दी गई, समाचार, जो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में थी, और सरकार जो चाहती थी वही न्यूज वहां से दिए जाते थे। और कंपलसरी कर दिया गया था कि पूरे भारत के जितने भी अखबार पत्रिकाएं होंगे वह उन्हीं से न्यूज लेंगे, उन्हीं का न्यूज छापेंगे। यानी सारी की सारी न्यूज एजेंसी खत्म। जो हम प्रिंट मीडिया के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गया था, पूरी तरह से सरकार कंट्रोल में था। उसे क्या नाम दिया गया था? समाचार नाम दिया गया था। बाद में जब इंदिरा जी की सरकार हार गई तो वापस समाचार को तोड़ दिया गया, समाप्त कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। ठीक है। 1977-78 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से इसे डिसॉल्व कर दिया गया, और फिर वापस जो प्रिंट मीडिया है उसकी जो इंडिपेंडेंस है, उसकी जो आजादी है, वो फिर से बहाल होती है। ठीक है। उसके बाद की चीजें हम देख रहे हैं अपने सामने। क्लियर है ये चीज? तो एक बार इस वीडियो को दोबारा फिर से देखना, इसमें हम बात करेंगे। इसमें एक और नाम मैंने ऊपर लिखा है, नानाप। ठीक है। तो नानाप की जो स्थापना है वह बहुत मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है अगर आप देखोगे ना तो 1950 के बाद, 1947, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पूरी दुनिया दो भाग में बट गई थी, ये तो आप जानते हो। कुछ लोग अमेरिका को फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग यूएसएसआर को फॉलो, यानी सोवियत संघ को फॉलो कर रहे थे। तो पूरी दुनिया दो भाग में बट गई थी। जब दो भाग में बट गई थी तो दोनों के दोनों ग्रुप अपने आप को इंपॉर्टेंट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वह अपने आप को इंपॉर्टेंट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वह कोशिश ये कर रहे थे कि पूरी दुनिया को ये बताएं कि हमसे बेहतर कोई नहीं ये है। तो मैडम आप लोगों से भी कह सकते हैं। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बताओ? बस फिर बात ही खत्म हो गई। आवाज नहीं आ रही है। क्या कह रहे हो? तो यूएसएसआर और रशिया जो है, यूएसएसआर जिसे सोवियत संघ भी हम कहते हैं। मैडम ऐसा नहीं है, अब तो हम कई दिन से देख रहे हैं कि मैं आती भी हूँ तो कोई हाई लो भी नहीं करता। बात एक दिन की नहीं है, इसकी ये अवॉइड करती हूँ मैं। उमा, आपका माइक ऑन है? मैडम जो होता है वो लगता है। ठीक है। तो यूएसएसआर और यूएसए जो है, इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, और इन दोनों के झगड़े का परिणाम ये हुआ कि पूरी दुनिया में सही न्यूज मिलने बंद हो गए। पूरी दुनिया में जो समाचार मिलते थे वो बायस न्यूज मिलते थे। कैसे न्यूज मिलते थे? बायस न्यूज मिलते थे। अनबायस न्यूज मिलने बंद हो गए पूरी तरह से। और जब अनबायस न्यूज मिलने बंद हो गए तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। अब यहाँ पर ये लोग कई बार झूठी खबर भी देते थे, अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते थे, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था
ये टाइम पीरियड क्या था? कोल्ड वार का, शीत युद्ध का टाइम पीरियड था। अब इस पीरियड में उस समय इंडिया, यूगोस्लाविया और कुछ और कंट्रीज ने मिलकर यह तय किया कि हमें एक ऐसे न्यूज एजेंसी की जरूरत है जो पूरी दुनिया में सही समाचार दे। तो आप सबको पता है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसे हम नॉन अलाइन मूवमेंट कहते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जहाँ की यह था कि ना तो हम रशिया के साथ होंगे, ना तो हम सोवियत संघ के साथ होंगे, ना हम अमेरिका के साथ होंगे। हम इस तरह किसी भी सुपर पावर के साथ नहीं रहेंगे। अपनी नीतियां हम खुद बनाएंगे, हमें जहाँ फायदा होगा या हम पूरी दुनिया को उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे जो युद्ध के, जहाँ पे युद्ध नहीं होता हो। तो इन्होंने एक तय किया कि हम एक नई न्यूज एजेंसी बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा? नॉन अलाइंड न्यूज एजेंसी टूल। इसकी शुरुआत जो हुई वो 1975 में हुई। भारत से इसमें पार्टनर था पीटीआई। भारत से इसमें पार्टनर कौन था? पीटीआई, ताकि पूरी दुनिया को सही समाचार दिए जा सके, पूरी दुनिया को बायस समाचार न मिले, सही समाचार मिले। और ये जो न्यूज एजेंसी है वो लगभग 1990 के दशक तक सही ढंग से काम करती रही। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत इसमें? गाइस ये चीज क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इसके बाद क्या होता है कि 1990 में रशिया टूट जाता है, यूएसएसआर टूट जाता है, और रशिया यूएसएसआर जो है 16 देशों में बढ़ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे नानाप की उपयोगिता जो है वो खत्म होने लगी। उससे से क्या हुआ? नानाप की उपयोगिता जो है वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक्चुअली 1974 में स्टार्ट हुआ था और लगभग 1990 के दशक तक काम करता रहा। लेकिन इसके बाद से क्या हुआ कि जब पूरी दुनिया में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, तो जब हर चीज की कीमत बढ़ी तो साथ में समाचारों की कीमत भी बढ़ गई। न्यूज का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हुआ। अब इस कंडीशन में दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं, अब नानाप तो बंद हो गया। अब पूरी दुनिया पे समाचार देने के लिए पीटीआई, राइटर्स बचा, एएफपी बचा, इस तरह की एजेंसीज बची। तो उन्होंने क्या किया? न्यूज की कीमतें बढ़ा दी। तो जो दुनिया में जो गरीब देश थे उनके लिए न्यूज खरीदना बहुत मुश्किल हो गया। तो उन्होंने फिर से इंडिया से आग्रह किया कि भैया अब आप कुछ करो। तो भारत ने एनएनएन को एस्टेब्लिश करने के लिए कदम बढ़ाए, यानी नाम न्यूज नेटवर्क स्थापित किया गया। नाम मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट न्यूज नेटवर्क स्थापित किया गया। और एक कब स्थापित होता है? 2006 में। इसकी प्राइमरी जो फंडिंग है, मेजर फंडिंग इंडिया करता है, भारत के थ्रू होता है। और फिर ये पूरी दुनिया में यह फ्री में न्यूज देता है, फ्री में इंटरनेट के थ्रू यह न्यूज प्रोवाइड करता है। यह दुनिया भर की एजेंसी से न्यूज खरीदता है और फिर फ्री में उसे गरीब देशों में बांट देता है। तो नानाप के बाद से अब एनएनएन यह काम कर रहा है। क्लियर है? मुझे लगता है आज ये क्लास हम लोगों की काफी लंबी हो गई है, तो आज की क्लास को इसी पॉइंट पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट है, कुछ पूछना है आप लोगों को? बताओ, कोई क्वेश्चन है? तो चलो आज की क्लास को एंड करते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट गाइस।